नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुण। संस्थात्मक शासन व्यवस्था किसे कहा जाता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसको पहले के चैप्टर्स में आपको समझाया था और आज उसके लाभ क्या हैं संस्थात्मक शासन व्यवस्था के, उसे मैं यहाँ पर स्पष्ट कर रही हूँ। इसकी सबसे पहला जो गुण है या लाभ, दोनों एक ही बातें हैं। तो सबसे पहला जो गुण है उत्तरदायी शासन। संसदीय शासन प्रणाली का सर्वप्रमुख और महत्वपूर्ण गुण है कार्यपालिका, और जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लोक प्रशासन में जवाबदेहता की भावना के अभाव में कार्यकुशलता तथा श्रेष्ठता का पतन हो जाता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो उतना ही होता है जितने दिन वह संसद में विश्वास बनाए रखती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि उसका जो कार्यकरण है उस पर प्रश्न उठे, लोग उसकी आलोचना करें। विभिन्न प्रकार के जैसे प्रस्ताव होते हैं, जिसे कहा जाता है निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ये सब करवाना कोई सरकार नहीं चाहती है। इसलिए जो वास्तविक कार्यपालिका है वो अपने कार्यों का, दायित्वों का इस प्रकार से निर्वहन करती है कि वो कम से कम आलोचना का शिकार बने। इसलिए अपनी जनता के प्रति जो जवाबदेहता है उसको ध्यान में रखती है और उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और उन जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करती है, उस ओर वो सजग बनी रहती है। दूसरा जो लाभ बताते हैं संस्थात्मक शासन व्यवस्था का, वह है कार्यपालिका एवं विधायिका में घनिष्ठता। क्योंकि जो संसदीय प्रणाली है उसमें वास्तविक कार्यपालिका विधायिका का ही एक अंग होती है। कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में से ही होता है, अतः दोनों के मध्य समन्वय और घनिष्ठता का गुण विद्यमान रहता है। संसद में बहुमत दल का जो नेता होता है वो सरकार का वास्तविक मुखिया होता है, वही गठन करता है तथा सदन का विश्वास अर्जित करता है। सरकार के द्वारा जो भी बजट, विधेयक या अन्य प्रस्ताव पारित हो सकते हैं उसे सदन में प्रस्तुत करने का कार्य वास्तविक कार्यपालिका प्रधान द्वारा ही किया जाता है। जबकि जो विपक्ष है वो इसके विरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा प्रयास करते हैं कि विपक्ष के द्वारा भी उस पर विरोध प्रदर्शित ना किया जाए। इसलिए कहते हैं कि सशक्त विपक्ष के अभाव में भी घनिष्ठता तथा समन्वय की परंपरा भी लुप्त होने लग गई है। अब देखा जाता है कि जो विपक्ष है वो भी सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है, लेकिन सरकार तभी तक स्थायी रह सकती है जब तक कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठता का संबंध बना रहे। अगली जो विशेषता है वो लोचशीलता है। संसदीय प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि यह झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं है। लोचशीलता तथा नम्यता का जो गुण होता है, इसी कारण संसदीय व्यवस्थाएं वास्तविक लोकतंत्र की प्रतिनिधि कहलाती मानी जाती भी है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो शासन के अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहने के कारण कठोरता पाई जाती है, पृथकता पाई जाती है, अहम भाव पाया जाता है। ऐसी समस्याओं से वो प्रशासन और शासन ग्रसित रहता है। जबकि जो संसदीय शासन प्रणाली है वो संकटकालीन परिस्थितियों में तो समस्या का समाधान बड़ी शीघ्रता से ढूंढ लेती है।
क्योंकि ऐसे समय में विपक्ष भी पूरा सहयोग शासन को प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लोचशीलता संस्थात्मक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण गुण है। अगली विशेषता है जिसे बिंदुवार मैं आपको बता रही हूँ कि अगला जो लाभ है वो है विरोध का आदर। जिस प्रकार से दुख उठाए बिना मनुष्य सुख का वास्तविक अनुभव नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति को भूख लगेगी ही नहीं तो वो कैसे जानेगा भूख क्या होती है। उसी प्रकार से अगर विरोधी नहीं होंगे तो सत्ताधारी दल ये कैसे जानेगा कि हाँ, अगर मैं कोई कार्य गलत करूँगा या कोई ऐसा कार्य है जो कि जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं है तो प्रश्न उठाए जा सकते हैं। जब प्रश्न उठाए जाएंगे तो इससे क्या है कि जो सत्ताधारी दल है वो हमेशा वो सजग रहेगा, सभी वर्गों का ध्यान रखेगा, सभी का प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। इसलिए जो सत्ताधारी दल है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में सत्ताधारी दल विरोधियों का भी सम्मान करती है, आदर करती है, उनके द्वारा जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं उनका जवाब भी देती है और साथ में यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो संशोधन किया जाना चाहिए तो उसे भी ध्यान में रखती है। अगला लाभ है योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों का शासन। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करता है जो योग्य हों, अनुभवी हों, वाक्चातुर्यता हो, जनता में जिसकी लोकप्रियता हो। चूंकि राजनेता जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए उनकी योग्यताओं पर उंगली उठाना अनावश्यक है। जबकि अध्यक्षीय जो शासन व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है वहाँ राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में जब सदस्यों को सम्मिलित करता है तो उसकी वो निजी पसंद होते हैं, वो जनता की पसंद नहीं होते। इसलिए अगर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संसदात्मक शासन व्यवस्था जनता के अधिक निकट है। अगला लाभ है व्यावहारिक पद्धति। संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति में जनता, राजनेता तथा प्रशासक तीनों ही प्रजातंत्र की शिक्षा एक साथ ग्रहण करते हैं। जनता को जो चुनाव हैं या ग्राम सभा हैं, विभिन्न समारोह हैं, वाद विवादों में काफ़ी अग्रणी होते हैं। इन्हें लोकतंत्र की शक्ति का आभास होता है। इन्हें जानकारी होती है कि यदि जनता की भावनाओं के खिलाफ हम कोई कार्य करेंगे तो जनता किस प्रकार से हमारा विरोध करेगी और जनता का विरोधी बनकर के अधिक दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता। सिर्फ स्वहित देखें, जनहित ना देखें तो कोई भी सरकार अधिक दिनों तक अपने पद पर कार्य नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली के कई लाभ हैं। अब जब लाभ हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं होती है जो हम ये कहें कि वो पूर्ण रूप से दोष मुक्त है। अब इनके दोषों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। दोष कहें, हानि कहें, वो आप किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जवाब आपका एक ही होगा। तो अब दोषों को भी मैं बिंदुवार यहाँ पर स्पष्ट करूँगी। पहला तो ये कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। जैसे कहा जाता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग हैं, तीनों में स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। तो इसलिए जो कहा जाता है कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था में ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में तो घनिष्ठता का संबंध पाया जाता है। अमेरिका में जरूर शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, तो संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के ये विरुद्ध माना जाता है। दूसरा जो दोष बताया जाता है दलीय शासन। इसमें ये कहते हैं कि संसदीय प्रणाली जहां एक और योग्य और अनुभवी मंत्रियों को मंत्रिमंडल में सदस्यता की संभावना रहती है,
वहाँ दूसरी ओर दलीय शासन के कारण धूर्त, चालाक और जो अवसरवादी राजनेता भी सरकार में आ जाते हैं और विशुद्ध रूप से राजनीतिक मान्यताओं पर आधारित इस शासन व्यवस्था में राजनीतिक जो संकुचितता है वो स्पष्ट रूप से सामने आती रहती है। जैसे कि भी राजस्थान में भी दलीय घमासान के बीच आप सब देख चुके हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक तरह सरकार दलों में अलग अलग वो अपनी दलीय जो इच्छाएं होती हैं वो पूरा करने का प्रयास करने लग जाते हैं और जनहितों का अनदेखा भी कर देते हैं। अगला दोष व्यवस्थापकीय की शक्तियों के पतन से है। ये भी एक संस्थात्मक शासन प्रणाली का दोष है। कह सकते हैं हम कि जन भावनाओं का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था अर्थात व्यवस्थापिका की शक्तियों का तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा हानि हुई है। अब जो भी विधायक या सांसद होते हैं वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में व्यस्त रहते हैं। वो अपना पूर्ण समय अपने कार्यालयों को नहीं दे पाते हैं जो कि उन्हें देना चाहिए, क्योंकि जन नीतियों को निर्मित करना, उनको क्रियान्वित करना ये भी राजनेताओं का एक प्रमुख दायित्व होता है, जो सामान्यतः ये देखने में आता है कि ये भी एक काफ़ी कहते हैं कि पॉजिटिव सकारात्मक कार्य इनके नहीं हो पाते। अगली विशेषता बताया जाता है कि राष्ट्रीय हितों की अवहेलना, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। इससे राजनीतिक दलों की मानसिकता हमेशा दलीय नीतियों को आगे बढ़ाने तथा उनके हितों के संवर्धन में सहायक वाद विवाद करने की ही रहती है। फिर चाहे वो राष्ट्रीय महत्व को तिलांजलि क्यों न देना पड़े, वो अपने दलों का ही समर्थन करते हैं, चाहे जैसा भी हो। अक्सर गलत नीतियों का सत्ता पक्ष के सदस्य इसलिए विरोध नहीं कर पाते क्योंकि दलीय अनुशासन से वो बंधे हुए होते हैं। भारत में निरक्षरता, गरीबी, शोषण, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी जो राष्ट्रीय ज्वलंत समस्याएं हैं, इनका समाधान करने के लिए कारगर नीति केवल इसलिए नहीं बन पाती है कि यह सफल नहीं हुई है कि कोई दल दूसरे दल को सफलता का श्रेय नहीं देना चाहते। एक अगला जो दोष है वो हम बता सकते हैं कि निर्बल एवं अस्थिर शासन। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका के पास बहुमत तथा सदन का विश्वास होना चाहिए, अन्यथा सरकार का पतन सुनिश्चित होता है। कई बार त्रिशंकु जो विधायिका बनती है, और ये विधायिका तब बनती है जब उनको स्पष्ट बहुमत नहीं होता, और ऐसी स्थिति में जो सत्ताधारी दल है, जो जिसका मंत्रिमंडल बनता है, उस दल का उच्चाधिकारी इसी समस्या में हमेशा परेशान रहता है, समस्या के समाधान में, कि किस तरह से सभी दलों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने आप में समाहित रखा जा सके। तो इसलिए भी कहते हैं कि निर्बल और अस्थिर बनी रहती है सरकार। अगली जो हानि बताई है, आपातकाल में अनुपयुक्त। इस शासन प्रणाली की जो कार्य पद्धति है, विधायिका के साथ समन्वय करने एवं समुचित वाद विवाद या विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लेने से संबंधित है। इसकी जो भी कार्य पद्धतियां हैं उसमें हमेशा विचार विमर्श और निर्णय लेने का दायित्व बना रहता है। सामान्य दिनों में तो यह शासन प्रणाली उचित प्रतीत होती है, किंतु संकट के समय इसके दोष अधिक गहरे लगने लगते हैं। तो इससे देखते हैं इसके हानियां भी हैं। और एक और बहुत बड़ा जो दोष है संसदीय शासन प्रणाली का, वो नौकरशाही के दबदबे से संबंधित है। संसदीय लोकतंत्र की इस व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका के अधीन स्थायी एवं प्रशासनिक कार्यपालिका कार्य करती है। नौकरशाही के समस्त अवगुणों से युक्त प्रशासनिक कार्यपालिका का मुख्य कार्य मंत्रियों को परामर्श देना तथा नीतियों और कानूनों का क्रियान्वयन करना होता है। किंतु होता क्या है, अस्थिर सरकार
के समय नौकरशाही निरंकुश बन जाती है। इसी प्रकार प्रतिबद्धता के अभाव में या अपनी क्या कहते हैं तटस्थता के चलते नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका को संपूर्ण सहयोग प्रदान नहीं करती है। राजनीति किसी और नीति को क्रियान्वित करना चाहते हैं, कुछ संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन कई बार इन नौकरशाहों के जो कहेंगे बेरुखपूर्ण व्यवहार या बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना या सहयोग न करने के कारण प्रशासनिक नीतियों और दायित्वों का क्रियान्वयन कई बार कठिन सा बन जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था है उनके लाभ तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दोष हैं। लेकिन यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना अनिवार्य है, करना चाहूँगी मैं, कि कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वो संस्थात्मक हो, अध्यक्षात्मक हो, एकात्मक हो, संघात्मक हो, सभी व्यवस्थाओं के लाभ हैं तो साथ में दोष भी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि दोषों को दूर किया जाए और अपने पर्यावरण, अपने स्तर, अपने विकास, इन सब को देखते हुए उचित शासन व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है जन कल्याण, जनहितार्थ प्रशासन एवं शासन को संचालित करना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि संस्थात्मक शासन कहते किसे हैं, उसके लाभ क्या हैं, उसके दोष क्या हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।